In our last lecture, we have already started with triangles chapter, जिसमें सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है इतना हमने डिस्कस किया था। साथ ही में सिमिलैरिटी का मतलब क्या है इसको समझने के बाद जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हमें पहला थ्योरम जो हमारी ज्योमेट्री का स्टार्ट करना है वो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। उस थ्योरम की कुछ चीज़ें आप ऑलरेडी लिख चुके हो, जैसे कि स्टेटमेंट थ्योरम का नाम, और बाकी जो आगे पूरा प्रूफ है गिवन से लेकर के एंड तक वो आज के लेक्चर में हमें करना है। बराबर इतना ही चल रहा है ना, या मैं भूल चुका हूँ कुछ? ठीक है, सभी ने नोटबुक ओपन कर ली? डायग्राम सबने बनाई है? परफेक्ट। तो मैं एक बार वापस रेफरेंस के लिए डायग्राम बना लेता हूँ, क्योंकि हमें थ्योरम पढ़ने के लिए डायग्राम की जरूरत है और कंस्ट्रक्शन भी तो करना है। कंस्ट्रक्शन किया है? कंस्ट्रक्शन नहीं किया है ना, कंस्ट्रक्शन भी करना है। चलो समझते हैं क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, हर चीज़ समझेंगे। ये कुछ इस तरीके से मैं पहले ट्रायंगल बना लेता हूँ। एनी ट्रायंगल, कोई भी दुनिया का कैसा भी ट्रायंगल जो है चलता है, बीपीटी सब में अप्लाई होता है। शर्त है कि ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को एक लाइन जो है वो क्या होनी चाहिए, बोलो? पैरेलल होनी चाहिए। अगर एक लाइन ट्रायंगल के किसी भी साइड को पैरेलल होती है तो वो बाकी उसके दो साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, जिस कारण से उसकी बाकी जो दो साइडें हैं वो सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाती है। यही है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यही है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब यहाँ पे इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन हमें ऐड करनी पड़ेगी अपनी तरफ से। ओके, अपनी तरफ से उस प्रूफ को बनाने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन ऐड करनी होगी। डायग्राम में थोड़ा चेंज करना होगा, मतलब डायग्राम ट्रायंगल अलग नहीं निकालेंगे, ट्रायंगल वही रहेगा, ट्रायंगल वही रहेगा, उसमें एक दो सेगमेंट लाइन कुछ और जोड़ देंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा करने से हमें जो रिक्वायर्ड नए ट्रायंगल है वो मिल सकते हैं, जिसकी मदद से हम प्रूफ आसानी से बना पाएंगे जो हमें प्रूफ करना है थ्योरम। तो क्या हो रहा है आयुष? हेलो 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 हेलो, गेन बढ़ाओ उधर से बस। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, आ रही है आवाज? ऑलराइट, गुड। पसीना आ रहे यार, फैन ही चाहिए क्या? होता इससे ठंडा सच में? आपको लग रहा होगा मैं इतने दूर खड़ा हूँ, इधर में आती है हवा? नहीं, इधर में आ रही है। गुड, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। नहीं, कमरा पूरा बंद चाहिए उसके लिए। माइनस में नहीं जाता बेटा, इसी 16 से नीचे कोई नहीं जाता। हेलो 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 हेलो, ओके, ठीक। आज के लेक्चर का टाइम कोई सीमित नहीं है, ठीक है? इट इज़ इनडेफिनेट, मतलब मेरे को दिल किया तो मैं रात को 12 बजे तक पढ़ाता रहूँगा, ठीक है? मेरी मर्जी। हाँ चल, नाम क्या था इसका? अपन ने क्या लिखा है? ABC लिखा है, ठीक है। दोनों पॉइंट के नाम, इसलिए सब आराम से निश्चिंत होकर के आराम से बैठे रहो, ठंडी हवा खाएंगे, लंबा लेक्चर करेंगे। बोले यस और नो? हाँ, ये बोल पॉइंट P और ये Q। अच्छा, इसको नाम भी दिया L, ठीक। गिवन और ये छोटी मोटी जो चीज़ें वो डिक्टेट कर देता हूँ, प्रूफ के लिए जगह चाहिए। हाँ, या लिख के दूँ? वो भी लिखोगे फटाफट? गिवन लिख लो, कंस्ट्रक्शन प्रूफ मैं समझाता हूँ बोर्ड पे, ठीक है? गिवन लिखो, मैं डिक्टेट करता हूँ। राइट डाउन बेटा, गिवन गिवन। अच्छा, वो सब आपको पता है ना क्या क्या लिखना होता है? थ्योरम का स्टेटमेंट जिसको थ्योरम बोलते हैं, फिर गिवन, उसके बाद फिर टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन अगर है तो, और लास्ट में प्रूफ। ये पूरा प्रोसीजर, ओके। लिखो, गिवन में लिखो, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, लाइन L पैरेलल टू लाइन BC। कैसे लिखते हैं मालूम है ना? ये कैसे? लाइन L पैरेलल का सिंबल, सेगमेंट बोला है ना, या फिर लाइन BC या फिर सेगमेंट BC बोल सकते हो, ठीक है? लाइन L पैरेलल का सिंबल पता है ना सबको, ऐसा वाला? हाँ ठीक है, जिसको नहीं पता उनके लिए बोर्ड पे दिखा है, पैरेलल टू सेगमेंट BC। इस तरीके से लिखोगे। हाँ
लिखा इन ट्राइंगल एबीसी लाइन इज पैरेलल टू सेगमेंट बीसी या लाइन बीसी एंड लाइन एल इंटरसेक्ट्स ए बी, कीड़े आ जाते कहाँ से, लाइन एल इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी, इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी in point P and Q respectively। देखो ये चीजें मन से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐसा कि ऐसा ही जैसा थ्योरम में दिया लिखे, हम मन से भी लिख सकते हैं ना कि लाइन L is parallel to segment BC, it intersects the side AB and AC in point P and Q respectively। ये जनरल स्टेटमेंट है, देख करके समझ आ रहा है डायग्राम को, जो डायग्राम में दिख रहा है वो दिया हुआ है, उसी को गिवन बोला जाता है, वही लिखना होता है। तो मन से भी बच्चा लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस साइंटिफिक ये मैथमेटिकल मैनर होना चाहिए उसमें ना, पैरेलल वगैरह सारे वर्ड्स जो भी ठीक ठाक तरीके से जैसे भी बताया। ओके, उसके नीचे लिखेंगे टू प्रूफ, ये मैं भी लिख लेता हूँ, टू प्रूफ। कहना क्या चाहते हो, नहीं आता कहना क्या, प्रूफ क्या करना चाहते हो, यहाँ पे कहना क्या चाहते हो, ये क्या बताएगा थ्योरम, थ्योरम बोलेगा ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये कहना चाहते हैं सर, है ना, ये कहना चाहते हैं हम, ये प्रूफ करना चाहते हैं हम, टू प्रूफ में लिख दिया, ये प्रूफ करना चाहते हैं हम, ये हम प्रूफ करना चाहते हैं, ओके, ये हम प्रूफ करना चाहते हैं, हट। अब करेंगे कंस्ट्रक्शन। अब 2 मिनट ध्यान दो। अब कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, देखो हमें दो नए सेगमेंट, मतलब बेसिकली पॉइंट को जोड़ देना है, दो नए सेगमेंट बनाने हैं, ठीक है। ये जो 2 नए सेगमेंट है कौन से पी सी और बी क्यू, ये बी क्यू बोलो क्यू भी बोलो, तो लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे यहाँ पे बुक में दिया था ड्रॉ, हम बोलेंगे ड्राइंग, ओके, हम आईएनजी लगा देंगे, हम करने वाले हैं, हम ये बुक हमको करने के लिए बोलती है, लेकिन हम लोग करते, तो हम ड्रॉ नहीं लिखे, हम बोलेंगे या फिर ड्रॉन भी चलता है, ठीक है, कर लिया, क्या करा, कर लिया, ड्रॉन सेगमेंट पीसी एंड सेगमेंट बीक्यू, लिखो सेगमेंट पीसी। अब इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने बना लिया पी क्यू। और जनरली हम जो भी ओरिजिनल फिगर के अलावा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट होता है वो डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। कैसे दिखाते? तो आप इसको ऐसे डॉटेड बना लोगे, सॉलिड लाइन नहीं रखोगे तो भी चलेगा। तो मैं तो ऐसे इजीली डॉट बना सकता हूँ क्योंकि मैंने रफ कर दिया वो पोर्शन। आप लोग के स्केल रख के टक 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 ऐसे बना सकते हो, ठीक है। यस, कर लो, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लो, फिर हम जाएंगे प्रूफ की तरफ। कैसे प्रूफ करेंगे सर? ये बहुत ही साधारण आइडिया है। पहले मैं आइडिया समझाता हूँ, आइडिया समझ लो, गेट द आइडिया फर्स्ट एंड देन विल राइट डाउन द प्रूफ, ठीक है। वो तो लिखना ही है। आइडिया क्या है? देखो, आइडिया ये है बेटा, पहले मैं इस ट्राइंगल ए पी क्यू, तू हट रहे, पहले मैं इस ट्राइंगल ए पी क्यू और पी क्यू बी के जोड़ी को देखूंगा। ट्राइंगल की जोड़ी नजर आ रही है? ट्राइंगल की जोड़ी नजर आ रही है। उसके बाद मैं उस ट्राइंगल ए पी क्यू के ही साथ ये पी क्यू सी की जोड़ी बनाऊंगा। नजर आई? अरे यार, बहुत कम लोगों को नजर आई। सबको नजर आई? मैं बना के दिखाता हूँ अलग से। चलो, ये ऐसा ऊपर में पहाड़, ये ट्राइंगल ए पी क्यू। अब मैं ट्राइंगल को सेपरेट तरीके, अरे यार हटा यार, ये क्या आ रहा है? इतना पसंद आ गया मैं इसको, कीड़े चिपके जा रहा है, पता नहीं। ए पी क्यू और ये इसी के साथ नीचे जो लगा हुआ है ऐसे कुछ, बराबर। ये एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, साइड है ना पूरी। हाँ, ये पॉइंट आ रहा है तुम्हारा बी। पहले मैं इस जोड़ी को देखूंगा ट्राइंगल के। अब इस जोड़ी को क्यों देखे सर हम? ध्यान से देखना, क्या इस जोड़ी में मैं ये बोल सकता हूँ कि इन दोनों की हाइट सेम है?
मेरे को ऐसे घुमा के देखना पड़ेगा. कीप ए बी एज अ बेस एंड देन ऑब्जर्व. ओके, क्या बोला मैंने? कीप ए बी एज अ बेस एंड देन ऑब्जर्व. ट्राइंगल ए पी क्यू का ए पी बेस हो जाएगा और ट्राइंगल ए क्यू बी का ए बी बेस हो जाएगा. तो हाइट दोनों की तो सेम हो गई. दोनों बोलो जरा, हाइट कैसे रही दोनों की? अरे ये समझ में आ रहा है क्या? ये समझ में जिसको आ गया ना उसको थ्योरम जिंदगी में कभी रटना ही नहीं पड़ेगा. ऐसे जाके फेंक के आएगा एग्जाम में, रप 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 ऐसे आउट ऑफ आएंगे. थ्योरम फेंकना ही नहीं पड़ेगा, रटना ही नहीं पड़ेगा. थ्योरम फेंक क्या हो गया आप जाके? थ्योरम क्या करके आओगे? फेंक क्या हो गया एग्जामिनर के पास? थ्योरम बीपीटी है, ले फेंक क्या हो गया थ्योरम. ठीक है, कोई इसको फेंको बाहर पहले. ठीक है, आज पेरेंट नहीं आ रहे परेशान करने, तुम भी नहीं आओ. कोई ना कोई तो आ ही जाता है नहीं. तो हाइट कैसे हुई? कॉमन ही बोल दो. हाइट कैसे हुई? कॉमन हो गई. कॉमन मतलब सेम ही है. हाइट कॉमन हो गई. एक ही सेगमेंट है जो दोनों ट्रायंगल की हाइट बन रही है. यही सेगमेंट इसकी भी हाइट बन रही है, यही सेगमेंट इस बड़े ट्रायंगल की भी हाइट बन रही है. हालांकि हमें वो दिखाने की जरूरत नहीं है, हम उसको लिख करके दिखाएंगे नहीं कि कोई नाम लेना पड़ेगा क्यू एस वगैरह हाइट है, ऐसा कुछ. हम सीधा बोलेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल की हाइट कैसी है? कॉमन है, सेम है. आप बच्चे होशियार हो, मेरे को बताओ, अगर दो ट्रायंगल की हाइट सेम होती है तो उनके एरियाज का रेशो उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस के रेशो के बराबर होता है कि नहीं होता है? ये हमने तो पढ़ रखा है, राइट? तो हम यही लॉजिक यूज करेंगे एक बार इस ट्रायंगल की जोड़ी में और एक बार इस ट्रायंगल की जोड़ी में. फिर ये नहीं चलेगी, फिर ये ट्रायंगल और फिर ये बड़ा ट्रायंगल. इज दैट क्लियर? तब आपको हाइट ऐसे बनानी पड़ेगी. हाइट परपेंडिकुलर रहती है ना साइड पे, लेकिन हम हाइट बनाएंगे वो हमें कंस्ट्रक्ट करके दिखाने की जरूरत नहीं, हम सीधा बोल सकते हैं. तो हम प्रूफ में हमारे पहले शुरुआती ही इस टॉपिक को लेकर के करने जा रहे हैं. हम बोलेंगे ट्रायंगल ए पी क्यू एंड पी, देखो ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू बी, ये जो पहली जोड़ी मैंने बनाई थी, हाँ, हैव इक्वल हाइट्स. लिख लेते हैं. ट्रायंगल आप नहीं लिखोगे, मैं लिखूंगा, आपको ध्यान देना है, बाद में आपको लिखने के लिए पूरा समय मिलेगा. ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू बी. अब आप पूरे ए क्यू बी को देख के बताते हो, आप चाहे पी क्यू बी को, क्योंकि आप पी क्यू बी को देखोगे तो आपको ऐसा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल नजर आएगा, बराबर. जहां पे आपका ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट B है, तो भी उसकी हाइट वहीं पे आती है, बाहर आती है ना ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की हाइट. ठीक है, हेलो हेलो हेलो, कितने देर करे? ए पी क्यू बी छोटू ट्रायंगल ए क्यू बी. तो ये दो ट्रायंगल की हमारी क्या हो गई? जोड़ी. एक इसके नीचे हमने बनाया, एक इसके ऊपर बनाया. ठीक है, अब ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का भी हाइट क्या आएगा? वही आएगा. तो इन दोनों ट्रायंगल की हाइट मैंने क्या बोली, कैसी है? कॉमन है. तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू बी हैव कॉमन हाइट्स. हैंडराइटिंग समझ में आ रही? yes, sir. बढ़िया, परफेक्ट. और अगर हाइट सेम है तो उनके देयरफॉर एरियाज का रेशो लिख लेंगे. ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल हे छी. हाँ, बोलो कितना? बराबर एपी अपॉन. कुछ तो देखने मिल रहा है ना? दिमाग में तुरंत क्लिक होना है, कुछ तो देखने मिल रहा है, ऐसी ना. पीबी बोले ठीक रहेगा, सेम भाषा में बोलते, मतलब फर्क नहीं पड़ता. बीपी बोलो पीबी बोलो, साइड वही है. ट्रायंगल की साइड वही है. हाँ. तो दो ट्रायंगल का अपन ने बोला कॉमन हाइट है, जिस कारण से उनके एरियाज का रेशो उनके बेसिस के रेशो को प्रोपोर्शनेट रहेगा. इसका रीजन भी तो बताना पड़ेगा. रीजन बताएंगे एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसिस. इसको पहले तो इक्वेशन नंबर 1 मार्क करते, आगे यूज होने वाला है. या बोलेंगे एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस.
एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस। ये मैं अपनी गड़बड़ इरेज कर देता हूँ सब। जो मैंने इन दो ट्रायंगल के लिए किया सेम चीज़ मैं इन दो ट्रायंगल के लिए भी कर सकता हूँ, इधर वाली जोड़ी के लिए। तो कर लेते उसको, काय के लिए वेट करना है, एंड बोल के सीधा कर लेते। एंड बोलो, सिमिलरली बोलो, कोई भी वर्ड यूज़ करो, दोनों चलता है यहाँ पे, ठीक है। एंड भी बोल सकते हो, सिमिलरली बोल सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोल बेटा, ए पी के ऊपर का कॉमन रहेगा, नीचे में क्या आएगा? हाँ बोल कितना? सब ऑटोमेटिक मोड पे चला गया, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, सब आंसर आप दे रहे हो सामने से। हाँ बोलो कितना? हाँ सर कुछ तो देखने मिल रहा है। ओए ये हाँ, इसको बोलेंगे रीजन इसका, ये मेरे को कर दूं? हाँ, एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस। 9th के बैच में ऐसा ही किया, उनको बोला नहीं, लेकिन मैंने, मेरी आदत, आपको तो पता है। 9th के बैच में ऐसे ही किया, ऊपर वाले में सेम लिखा था, ऐसे कुछ पढ़ा रहा था थ्योरम। अभी उनका भी से ये ऐसा ट्रायंगल का ही चैप्टर चल रहा था, कुछ लाइन्स एंड एंगल्स चल रहा था, सॉरी। तो पढ़ाया, ऊपर वाले में लिखा। मेरे को डबल लिखने का कष्ट भाई बहुत होता है, मैं लिखता नहीं, आपको तो पता है ना, आपको तो आदत हो गई, 2 ढाई 3 महीने हो गए आपको पढ़ते हुए मेरे साथ। मैंने किया यू मैं चला आगे पढ़ाने के लिए। ये तो फिर भी बहुत गंदा है, मैंने तो उसमें तो लिखा भी था, ऐसे नहीं कि मैं जो लिखता हूँ प्रोपोर्शनेट टू, ये किया मैंने ऐसा। मैं आगे चला गया। तो बच्चा इतना तो समझदार होता है ना, ऊपर का मैंने सेम कॉपी किया, लेक्चर में ध्यान दे रहा है तो समझ आना चाहिए। सर ये वाला क्या किया है, ये वाला? सर आई हैव डाउट। यस बेटा, आस्क व्हाट इज योर डाउट। सर मेरे को ना वो सेकेंड स्टेप समझ में आई है, लेकिन ना सर ये वाला सर नहीं समझ आया। तो कितने लोग हैं जिनको ये वाला समझ नहीं आया? अरे यस और नो? सबको समझ में आया? ठीक है, आप उतने मैच्योर लगते हो, है ना, होना भी चाहिए, 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हो। चलो आगे बढ़े। इक्वेशन 1 और 2 से कुछ तो दिमाग में आ रहा है कि भैया कुछ तो इसके जैसा दिख रहा है, लेकिन अभी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल। अब इक्वल बताने के लिए मेरे को एक और जुगाड़ करना पड़ेगा। देखो ध्यान से सुनो, इक्वल बताने के लिए मैं क्या बोलता हूं ना, ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से सुनना। ये LHS, ये RHS, ऐसे ही इस वाले इक्वेशन में ये LHS और ये RHS, दोनों इक्वेशन में इनकी अगर किसी भी जुगाड़ से मैं LHS सेम कर दूं तो RHS भी सेम हो जाएगी। प्रूव हो जाएगा। तो जुगाड़ दिमाग में आ गया? नहीं आया? ये समझ में आया कि करना कैसे है। लेकिन अब ये LHS सेम कैसे होगी? ध्यान से देखो, इनका न्यूमरेटर तो सेम है, APQ, बस खाली मेरे को PQB और PQC को सेम बताना पड़ेगा। खेल खत्म। तो वही करेंगे अभी अपन। क्या करेंगे? इस PQB और ट्राइंगल PQC को कुछ भी करके सेम बता देंगे। ये कैसे हो सकता है सर? जरा ध्यान से भी डायग्राम में आ जाओ, डायग्राम में आ जाओ। ये पैरेलल लाइन है, ये वाली मैं उतना हिस्सा ले लेता हूँ उसका PQ का, नीचे मैं निकाल करके दिखा रहा हूँ, सेपरेट करके दिखा रहा हूँ। ये ऐसा कुछ ट्राइंगल जा रहा है इधर वाला, बराबर, और ये ऐसा कुछ ट्राइंगल जा रहा है इधर वाला, ऐसा ही है ना? इसका नाम यहाँ पे ये B है और यहाँ पे ये पॉइंट C है, जो फिगर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। और यही तो वो दो ट्राइंगल जो मेरे को अभी सेम बताने की जरूरत है। मैंने थ्योरम को अच्छे से समझा कि मैं क्या प्रूफ करना चाहता हूं, वहां तक मैं कैसे पहुंचूंगा। आइडिया क्लियर होनी चाहिए भैया। ओके, ये प्रूफ मैं कैसे कर पाऊंगा? मैंने बोला आपको रटने की जरूरत, एक बार टेक्निक समझ आ गई तो पूरा थ्योरम ऐसे अपन फेंक के आएंगे। क्या करके आएंगे? फेंक के आएंगे। ठीक है, ये ले जा, थ्योरम है ये, ले थ्योरम फेंक क्या है? थ्योरम फेंकने आने की ताकत जो है ऐसे नहीं बनेगी, है ना? उसके लिए उतना प्रॉपरली फील करके पढ़ना पड़ेगा। अब मैंने आइडिया बताई आपको कि पहले हम एक ट्राइंगल की जोड़ी लेंगे। सीक्वेंस याद रखने का, थ्योरम रटने की जरूरत क्या करेंगे? पहले एक ट्राइंगल की जोड़ी लेंगे, उधर हाइट कॉमन बोल के एरिया उसका बेसिस को प्रोपोर्शन बता देंगे। फिर वैसे ही दूसरे ट्राइंगल की जोड़ी लेंगे, वहां पे भी हाइट कॉमन बोल के एरिया बेसिस के प्रोपोर्शन में बता देंगे। दोनों इक्वेशन को मार्क किया। अब मेरे को समझ आ रहा है कि यार ये इसके इक्वल करना है। देख AP अपॉन PB अगर मैं इसके इक्वल कर दूं AQ अपॉन QC तो मेरा तो थ्योरम प्रूव हो जाएगा ना।
लेकिन ये इसके इक्वल कब होगा? जब इनकी आरएचएस भी इक्वल, एलएचएस भी इक्वल हो जाएगी, तो आरएचएस अपने आप इक्वल। तो मैंने बोला एलएचएस इसकी सेम कैसे कर सकते? ऊपर वाला सेम है, खाली अगर मैं पीक्यू भी पीक्यूसी के बराबर कर दूं तो अपने आप ये प्रूफ, क्योंकि इनके एलएचएस में बोलूंगा सेम हो गई है, तो आरएचएस भी इनकी कैसे रहेगी? सेम रहेगी। अरे यस और नो? जुगाड़ समझ गए थ्योरम का? तो याद थ्योरम रटने की जरूरत। अब ये कैसे करेंगे? तो मैंने बोला यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। ये दोनों ट्रायंगल में, क्योंकि इन दोनों को मेरे को सेम प्रूफ करना है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनने वाले ट्रायंगल है? बराबर, देखो बराबर दो पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले ट्रायंगल है, और इनका PQ अगर मैं बेस मान लूं तो इस ट्रायंगल का भी और इस ट्रायंगल का भी PQ कॉमन बेस हुआ। कॉमन बेस हुआ, कॉमन बेस मतलब बेस हो गया सेम, और पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे तो हाइट भी हो गई। अरे इज दैट क्लियर? और सेम बेस और सेम हाइट हो तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं? कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सिमिलर नहीं, सीधा कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, एकदम हुबेहूब एक जैसे, सारे मेजर सेम। तो मैंने यहाँ पे ये भी यही बताना है कि इन दोनों ट्रायंगल में PQB में और PQC में इनका बेस कॉमन है, और ये पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं तो इनकी हाइट भी कैसे रहेगी? सेम रहेगी। कॉमन नहीं बोलेंगे, कॉमन का मतलब होता है एक ही चीज होना। जैसे PQ इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है और PQ खुद ही इस ट्रायंगल का भी हिस्सा है, तो कॉमन हो गया। दोनों में एक ही चीज होना मतलब कॉमन होना, सेम होना मतलब इक्वल होना। जैसे इनकी हाइट सेम है, कॉमन नहीं बोल सकते, लेकिन इसका बेस कॉमन है। फर्क आ रहा है बेटा, समझ? तो यहाँ पे बेस और हाइट दोनों ट्रायंगल की सेम हो गई, मतलब दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट। और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो मैं बोल सकता हूँ जितना PQB है उतना ही PQC है। फिर चाहे PQC के बदले में PQB लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो बराबर LHS सेम हो जाएगी क्या? तो RHS भी सेम हो जाएगी और हमारा हो जाएगा थ्योरम प्रूफ। दिमाग में बात आ रही है? इज दैट क्लियर? तो यही हमें करना है, ठीक है? यही थ्योरम है, इतना सा थ्योरम है, पिद्दी सा। इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना? चल बेटा, अब इसको ये करने के लिए लिखना पड़ेगा ढंग से। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? लिखेंगे सेगमेंट PQ, इसके हिसाब से सेगमेंट PQ इज अ कॉमन बेस। PQ को अगर मैं बेस मान ले तो इज अ कॉमन बेस ऑफ ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PQC। इन दोनों ट्रायंगल की जो PQ है वो कैसी है? कॉमन बेस है। और दूसरा मैं बोल रहा हूं एंड सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट BC। इतनी अगर मेरे को इंफॉर्मेशन पता है तो मैं बोलूंगा हेंस। क्या बोलूंगा? हेंस। हेंस, हेंस क्या बताया? अगर ये पैरेलल के बीच में आ रहे हैं, बेस इनका कॉमन है, तो इनकी हाइट भी कैसे रहेगी? सेम। कॉमन नहीं यार, सेम रहेगी। तो मैं बोलूंगा हेंस ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PQC हैव सेम या इक्वल हाइट्स। अरे हैंडराइटिंग समझ आ रही? yes, इनकी हाइट कैसे रहेगी? सेम। देखो ना, ये नहीं समझे तो मैं एक बार और बता देता हूँ। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसकी हाइट परपेंडिकुलर इस बेस पे निकालनी, तो कहीं पे यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, फिर इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा ऐसे, तो इसकी हाइट यहाँ पे आएगी कहीं पे। देखो, दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर दो परपेंडिकुलर हाइट आती है तो दोनों हाइट कैसे रहेगी? सेम रहेगी। तो इनका बेस भी कॉमन है, यानी कि सेम हो गया, इक्वल हो गया, और इनकी हाइट भी सेम हो गई। तो बेस और हाइट जब दो ट्रायंगल की सेम होती है तब उन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होता है। देयरफॉर लगा करके नीचे बोलेंगे बेटा, देयरफॉर लगा के नीचे बोलेंगे, देयरफॉर हेंस हमने बता दिया हैव इक्वल हाइट्स, therefore area of triangle PQB is equal to area of triangle। दोनों ट्रायंगल का एरिया कैसा हो गया? सेम हो गया, सेम हो गया। अब दोनों ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि हाइट बेस सेम है तो एरिया निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस हाइट। हाइट और बेस सेम है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया भी कैसे रहेगा? ये तो हमने पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं, है ना? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल में 4 टॉपिक पढ़ती, 3 केस और 1 पॉइंट अपन ने पढ़ा था, भूल गए कि याद है सबको? वेरी गुड बेटा। तो ये मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर। अब मैं बोलूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। क्या बोलूँगा? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी
हैव, ये मार्कर नहीं है, वी हैव इक्वेशन 1, 2 और 3 से मेरे को क्या समझा, 1, 2 और 3 से एक बार कंबाइंड रिजल्ट में लगा रहा हूँ इक्वेशन 1, 2, 3 का समझ के अपने से क्या समझा मैंने समझा यार देखो ये APQ, ये APQ सेम, ये PQ मतलब ये रेशियो सेम हो जाएगा APQ अपॉन PQB इज इक्वल टू APQ अपॉन, क्योंकि PQC PQB के बराबर है तो मैं इसी को PQB भी लिख सकता हूँ, मतलब ये पूरी साइड इस पूरे साइड के बराबर हो गई। तो उनके क्लासरूम का फैन लगा दो यार, वहाँ पे AC का वायर जुड़ा नहीं है अभी। कौन सा वाला बटन है, इस तरफ वाला सबसे फर्स्ट, वायर मत हिलाना AC का, वो अभी जुगाड़ किया है, ये नहीं बेटा इस तरफ वाला सबसे फर्स्ट, हाँ ये बंद कर। हाँ डिस्टर्ब हो गए, तो ये पूरी साइड सेम हो गई ना LHS LHS, तो RHS RHS भी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख के दिखाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे, लिख के दिखाएंगे। देयरफॉर मैं बोलूँगा एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। ये दोनों साइड क्या हो गई, सेम हो गई। अब ये दोनों साइड अगर सेम है LHS LHS तो RHS RHS भी, देयरफॉर AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, हेंस प्रूव्ड। आया थ्योरम समझ? इतना प्यारा सुंदर आसान सा थ्योरम है, इसको रीज़न भी देना पड़ता है फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि हमने ये कि कहाँ से रिजल्ट निकला भाई, तो ये 1 और 2 से निकला, क्योंकि हमें समझा ये दोनों सेम है, ये एरियाज ये और ये साइड सेम हो गई है ना, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सेम हो चुके थे, ऊपर वाला तो सेम ही था, तो ये पूरी LHS LHS एक दूसरे के सेम हो गई, तो RHS RH भी सेम रहेगी। फ्रॉम 1 and 2 अपन बोल देंगे इसको, फ्रॉम 1 and 2। क्लियर है? पूरा थ्योरम समझ में आया? रटने की जरूरत? सीक्वेंस अपने को याद? एक बार रिवाइज कराऊं? चलो करा देता हूं। तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे, नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे, दोनों का इक्वल हाइट है, हाइट इनकी कॉमन है, तो इनका एरिया का रेशियो इनके बेसिस के प्रोपोर्शन के बराबर। ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल की जोड़ी लेंगे और उधर का भी अपन क्या करेंगे, हाइट इनकी कॉमन है बोलेंगे, तो एरिया इनके बेसिस के बराबर। दोनों इक्वेशन को नंबर दे देंगे, ठीक है, इसका एरिया का रेशियो एक बार आ गया, इसके एरिया का रेशियो एक बार आ गया। ऊपर वाला ट्राइंगल प्लस नीचे वाला ट्राइंगल एरिया का रेशियो ले लिया, बेसिस के रेशियो के बराबर दिखा है। फिर ऊपर वाला ट्राइंगल और इधर वाला नीचे वाला ट्राइंगल लिया, एरिया का रेशियो लिया, हाइट इक्वल है, बेसिस के बराबर बता दिया रीजन के साथ, इक्वेशन मार्क किया। फिर अपन ने बोला यार कि ये PQ जो है, ये नीचे वाले दोनों ट्राइंगल में अपन ने देखा बेस भी कॉमन है, हाइट भी इक्वल है, दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे, उसका स्टेटमेंट लिख देने का गिट पिट करके इंग्लिश में। फिर उससे क्या प्रूव होगा, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम है, ये प्रूव हो जाएगा। तो लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। तो ये इसके वजह से क्या हुआ, ये पूरी साइड जो है LHS सेम हो गई, जिसके कारण से हमने बोला इनकी LHS अगर सेम है तो इनकी RHS भी सेम हो जाएगी, जो कि अपना प्रूफ था, टू प्रूफ। क्लियर? कोई दिक्कत? छाप लो अभी, चलो। So we have this beautiful triangle, we have this beautiful triangle, we have this beautiful triangle जिसका नाम है ट्राइंगल ABC। ठीक है, यहाँ पे आपको जो इंफॉर्मेशन है मैं फिगर में दे देता हूँ। DB इज 5.4, AD is 1.8, EC is 7.2 and you have to find AE। ओके, सो ये आपको फाइंड करना है। गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि DE जो है ये पैरेलल है BC को, और कुछ इंफॉर्मेशन अपने पास मतलब ये है, लेंथ दे रखे, ये फाइंड करना है। कर पाओगे? Yes, sir. करो। अब जिसने BPT सीखा मेरे से उसको ये आना चाहिए। किस किस ने सीखा? सब ने सीखा ना? सब सॉल्व करके दिखाओ। राइट डाउन दिस। ये मैं लिख के दे रहा था, सॉरी मैं लिख के दे रहा था, भूल गया मैं मैं लिख के दे रहा था। क्या लिखा मैंने? इन ट्राइंगल कौन सा बेटा? ABC। हमने बोला DE is parallel to
बी सी पैरेलल है, हमने पता किया। और हम बोल रहे कि यार अगर ऐसी कंडीशन है कि किसी एक ट्रायंगल में एक साइड उसके एक कोई सेगमेंट या एक लाइन जो है उसके दूसरे किसी एक साइड को पैरेलल है, अगर ऐसा होता है तो हम वहाँ पे बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सीधा यहाँ पे बोलूँगा देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ऐसा क्यों? बराबर। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, सिमरन कौन सा थ्योरम? हाँ, अब इसमें बोलूँगा देयरफॉर, अब यहाँ पे गिवन डेटा अपने को दे रखा है, ठीक है, जो आप लिखा होगा अपने ऊपर। तो गिवन डेटा में मेरे को पता है क्या, AD कितना 1.8, DB कितना इज इक्वल टू AE कितना नहीं मालूम सर, निकालना है, फाइंड AE बोला है, ठीक है बेटा, ऐसे ही रखते हैं। EC कितना, तो ये तो बड़ा आसान है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं AE इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। अब इसको कैसे सॉल्व करें सर, इसको कैसे सॉल्व करें? तो देखो मेरे को यहाँ तो नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को नज़र आ रहा है ये 18 के टेबल में 54 आता है क्या? कहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है? तो सीधा ऐसे कर सकते, अरे सर नो, अच्छा चल सर, इतना दिमाग मेरे पास नहीं है, मैं मिनिमम बुद्धि आदमी हूँ, मेरे को कुछ और बताओ। मैं कैसा आदमी हूँ? मिनिमम बुद्धि, मेरे को कुछ और बताओ। तो कुछ और बताते आपको। मान ले ऊपर नीचे मैंने 10-10 से मल्टीप्लाई कर लिया, कर सकते? तो इससे क्या हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका आंसर 1 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो मैं ऐसा मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ऊपर नीचे किया ना तो चलेगा, ठीक है। तो ये 1.8 बन जाएगा 18 इंटू 7.2 को रहने दो ऐसे ही फिलहाल के लिए, और ये 5.4 बन जाएगा। अब कर लो 18 1 से 18 54, तब भी वही बात है, कोई डिफरेंस आने वाला है? आपको पॉइंट का नहीं समझ आता तो ऐसे कर लो, है ना, पॉइंट का नहीं समझ आता तो ऐसे कर लो, ठीक है। ए ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, खाना ही है, ठीक है। हाँ, अब क्या बचा, 7.2 अपॉन 3 बचा। अब क्या बोलोगे? हाँ क्या बताओ बेटा, कुछ गड़बड़ हो गई? सही चल रहा है? अब भाई को गड़बड़ लग रही है, बताओ। इसको सॉल्व कर सकते हैं? 3 1 3, 3 2 6 बचा x, 3 4 12, आंसर आया AE 2.4। ऐसे ही करते हो ना, लास्ट में यूनिट लिखा करो, नहीं तो मॉडरेटर के पास पेपर जाएगा तो काट देगा मार्क, ठीक है, क्योंकि अपने को यूनिट दिया है क्या? जब यूनिट नहीं दिया होता है तो अपने को यूनिट लिखना पड़ता लास्ट आंसर में, डब्बा और देयरफॉर का साइन ज़रूरी है। छाप लो, जिसको नहीं आया वो छाप लो। बाकी मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर वो करना। अच्छा ठीक, चलो बढ़िया, अगला एग्जांपल लो। लिखा सबने, छाप लिया? अगला वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते कितने लोग कर पाते हैं। अगले वाले में आपको फाइंड नहीं करना है, छी छी छी, फाइंड नहीं करना है। इसके बाद हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ेंगे फिर, ठीक है। दिखाता हूँ बेटा, लाता हूँ, वो आप लेके आना पड़ेगा, ये रखता हूँ, वो लेके आता हूँ।
ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, पूरा सॉल्व आपको करना है। देखो आप कैसे इस्तेमाल करते हो यहाँ पे बीपीटी को। रीटेक लेते हैं वापस एक बार। ओके बेटा शुरू करें। सो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे टॉपिक जल्दी से डाल दो, हैशटैग प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या डालोगे? ये डाल दिया ना पहले? अच्छा चलो अभी डायग्राम निकाल लेते पहले। अच्छा एंगल बाइसेक्टर का मैंने मतलब समझा है आपको, मेरे को याद आ गया, चलो सी याद आ गया सब। एंगल बाइसेक्टर का मैंने आपको मतलब समझा है। ऐसा कोई रे जो एंगल को बराबर बीच में से चीर देता है दो इक्वल हिस्सों में, है ना, उसको अपन एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। थ्योरम, थ्योरम इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ये जो प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर बोला है ये क्या है, ये आज हमें इस थ्योरम में पढ़ना है। इसका स्टेटमेंट गिवन जो है मैं आपको डिक्टेट करके बता देता हूँ, वो आप छाप लो, मतलब मैं डिक्टेट करूंगा तो आप लिख लो, और डायग्राम में बोर्ड पे होना तो वो देख के बना लो। उसके बाद हम फिर प्रूफ समझेंगे उसका, टू प्रूफ क्या है और उसका प्रूफ निकलता कैसे, उसको प्रूफ करना कैसे। बड़ा प्यारा थ्योरम है, मजा आएगा आपको। डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ पहले तो। ये डायग्राम है। चलो थ्योरम का स्टेटमेंट पहले लिखो, आपको लिखना पड़ेगा उसके लिए थ्योरम। क्या लिखना पड़ेगा? थ्योरम। थ्योरम का स्टेटमेंट मतलब थ्योरम ही लिखते हैं अपन उसको, ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट नहीं लिखते, थ्योरम। थ्योरम का स्टेटमेंट आगे लिखना होता है। बताओ एवरीवन रेडी? ओके राइट। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल of a triangle, the bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to the angle, फास्ट फास्ट लिखो, वापस रिपीट करता हूँ शुरू से। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल divides the side opposite to the angle, divides the side opposite to the angle, divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides, in the ratio of the remaining sides. I repeat from beginning. The bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides. लिखा? इसके बाद आता है बेटा गिवन। क्या आता है इसके बाद? गिवन। चलो गिवन लिखो, बताओ, लिखो बेटा। इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC, comma, bisector of angle C, जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, bisector of angle C, bisector का है दो इक्वल हिस्से, in triangle ABC, comma, bisector of angle C intersects segment AB, intersects CTS, intersect S, intersects, intersects segment AB, segment AB in the point E, in the point E. What is this time? Sit fast. चलो डायग्राम छाप लो बेटा, जल्दी से डायग्राम निकाल लो। क्या टाइम है लेक्चर का? चलो आगे जल्दी।
अब इसके बाद आता है टू प्रूफ। क्या आता है? ये सीक्वेंस सेम रहता है हर इसमें, आपको भी तो याद हो गया होगा ये, है ना? थ्योरम, गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन और प्रूफ, है ना? अच्छा, प्रूफ क्या करना चाहते हैं मैं लिखता हूँ, अभी समझाता हूँ फिर क्या प्रूफ करना है। ए अपॉन ई बी, ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू होगा, अब ए ही अगर पहले लिया है तो उसी की तरफ की साइड पहले लेनी पड़ेगी, ठीक है? ए सी अपॉन सी बी, या फिर बी सी बी बोल सकते हैं, एक ही बात है ना? चलो लिख लिया टू प्रूफ। इसके बाद आ रही है कंस्ट्रक्शन। इसमें कंस्ट्रक्शन बहुत सारी की है, ओरिजिनल ट्राइंगल इतना ही है, ओरिजिनल डायग्राम इतनी है, ये सब कंस्ट्रक्शन है एक्स्ट्रा की। ओरिजिनल डायग्राम बस ये ट्राइंगल वाली है, ये सब बाकी कंस्ट्रक्शन है। Where is your uniform? Sit fast. कंस्ट्रक्शन भी लंबी चौड़ी है, मैं डिक्टेट कर देता हूँ और फिर समझा तो सब दूंगा ही, ठीक है? पहले लिख लो। ड्रॉ या फिर ड्रॉइंग, ड्रॉन अ लाइन पैरेलल टू drawing a line parallel to ray CE, drawn a line parallel to ray CE, comma, passing through the point B, I repeat, drawn a line parallel to ray CE, comma, passing through point B, full stop. Extend AC so as to intersect, extend AC so as to intersect it at point D. अब यहाँ पे थ्योरम में प्रूफ क्या करना चाहते हैं, देखो अपने पास एक नॉर्मल सा ट्राइंगल है, या ऐसा ट्राइंगल कोई भी हो सकता है दुनिया भर का, ऐसा मैंने खराब सा कोई ट्राइंगल ले लिया, ठीक है? जैसे जो मेरे को मर्जी लगे। अब इस ट्राइंगल के किसी भी एंगल का, ऐसे नहीं कि हमेशा इसे ऊपर से नीचे आना चाहिए, ठीक है? किसी भी एंगल का अपन अगर एंगल बाइसेक्टर निकाल ले, ओके, इसके किसी भी एंगल का एंगल बाइसेक्टर अपन निकाल सकते हैं, अरे सर नो? चलो मैं इसको नाम दे देता हूँ, ट्राइंगल XYZ दे दिया नाम। आप बच्चे की चॉइस, आप बोलो मैं इसको कौन से एंगल को एंगल बाइसेक्टर निकालूं? सबका बराबर वाई क्यों आया ओपिनियन? चलो वाई को निकाल लेते हैं। तो वाई का एंगल बाइसेक्टर अगर निकलेगा तो एक ऐसा रे होगा बेसिकली जो इसको बराबर दो इक्वल हिस्सों में बांट देगा। अब तो दिख नहीं रहा है लेकिन आपको पता है ना? तो इस एंगल बाइसेक्टर के बनने के कारण इस एंगल की जो अपोजिट साइड है उसके दो हिस्से हो गए, एक इतना और एक इतना, बराबर ना? इसके दो हिस्से हो गए ना, ये अपोजिट साइड को इंटरसेक्ट करके गया ना। इन ट्राइंगल XYZ, angle bisector of angle Y intersects the side opposite to it in point, बोलो कुछ यार, P, चलो P, ठीक है? तो ऐसा कुछ होगा। तो व्हाट इज टाइम? फर्स्ट घर पे बताया क्या लेक्चर एक्सटेंड हुआ है? हाँ बैठो जल्दी। तो ऐसे एंगल बाइसेक्टर की वजह से, ये नालायक एंगल बाइसेक्टर है इसलिए ऐसा हुआ। इस एंगल बाइसेक्टर की वजह से क्या होता है सुनो, ये अपोजिट साइड दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है।
जिस एंगल का एंगल बाइसेक्टर निकाला है वो आगे जाते जाते उस अगले साइड को दो हिस्सों में टुकड़ा करके चला जाता है, नहीं ऐसे खचाया काट के चला गया। तो ये जो है एंगल बाइसेक्टर इस अपोजिट साइड के दो हिस्से कर देता है। इन सेंस हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हुए जाता है इस साइड्स को, तो हम यहाँ पे दो सेगमेंट देख पाते हैं। उन सेगमेंट्स का रेशो जो होता है उनके करस्पॉन्डिंग बाकी बचे हुए दो साइड के रेशो के बराबर रहता है। मतलब क्या, यहाँ पे जैसे मान ले मैं रेशो ले लेता हूँ XP इज टू PZ का, क्या सर ऐसे ही लेना पड़ेगा? सर ऐसा नहीं ले सकते, ऐसा भी ले सकते, PZ इज टू XP भी ले सकते हैं, PZ इज टू PX या फिर XP कुछ बोलो, ये भी ले सकते हैं, या ऊपर में ये नीचे में भी ले सकते हैं। बस उसके सामने क्या लिखोगे ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं XP अपॉन PZ लिखता हूँ, XP अपॉन PZ, तो इसका इक्विवेलेंट रेशो जो होगा अपोजिट साइड जो दो हिस्सों में बटी है, दो सेगमेंट का अपोजिट साइड के जो दो सेगमेंट बने उनका रेशो किसके बराबर होता है? उसके ही बाकी जो बचे हुए दो साइड से ट्राइंगल की उसके रेशो के बराबर होता है। ऐसा होता है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, जैसे बीबीटी प्रूफ किया, ये भी प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो वो क्या होता है, जैसे ये साइड है, ये सेगमेंट, तो उसी वर्टेक्स को लगी हुई साइड देखनी है। कौन है? XY। तो XP देख रहे थे आप, तो उसी वर्टेक्स पे लगी हुई साइड को आप देखोगे। ये याद कैसे रखना है, क्लियर ना? तो फिर ये आएगा XY अपॉन PZ है, तो PZ के सामने बराबर PZ के वर्टेक्स में ही आने वाली साइड देखोगे, उसके वर्टेक्स में कौन आ रहा है? Y से। आप बताओ यहाँ पे क्या आएगा? PZ अपॉन XP में क्या आएगा? PZ है तो पहले आएगा अपॉन, समझ आ रहा है ना कैसे रेशो लिखना है? लिख हम इस भी तरीके से सकते, इस भी तरीके से सकते हैं, दोनों तरीके कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको मेक श्योर करना है कि आप किससे इस टू क्या ले रहे हो, तो फिर उसके ही रिस्पेक्ट में बाकी साइड्स को भी लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे AE इज टू EB लिया, तो AE लिया है ना, तो A के वर्टेक्स में जुड़े, पहले उस साइड को लेंगे। तो देखो AC अपॉन CB लिया, AE इज टू EB अगर लिया है, AE इज टू EB, तो AE के लिए पहले फिर क्या आएंगे, CA इज टू फिर CB लेना पड़ेगा, या फिर AC इज टू CB। आ रही है बात? तो ये रेशो मतलब ट्राइंगल, ये थ्योरम क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोल रहा है कि भैया एंगल बाइसेक्टर अगर निकाल लोगे ट्राइंगल के किसी भी एंगल का, ट्राइंगल के किसी भी एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर निकाल लोगे, तो वो एंगल बाइसेक्टर उसके अपोजिट साइड को, एंगल जहां पे है जिसका बाइसेक्टर निकला है उसके अपोजिट साइड को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा, इंटरसेक्ट करके जाएगा ना एक पॉइंट में। तो वो जो हिस्से, वो जो सेगमेंट है उसके अपोजिट साइड के जो बन चुके उस एंगल बाइसेक्टर के कारण, इंटरसेक्ट होने के कारण, वो हिस्से का रेशो, उन दो हिस्सों का रेशो उसके ही करस्पॉन्डिंग बचे हुए ट्राइंगल के दो साइड के रेशो के बराबर होता है। आ रहा है बात दिमाग में? ट्राइंगल, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलना क्या चाहता है ये समझ में आया? अब इसको, ये जो बोलना चाहता है ये कैसे प्रूफ होगा ये हम समझते विद हेल्प ऑफ इट्स प्रूफ, राइट? सो एवरीवन प्लीज पे अटेंशन अगेन। ये रफ कर दूं, कौन है देख? कोई नहीं है, फालतू में बजा रहे हैं। फिर हो गए क्या प्रिपेयर? 5 मिनट्स रिमेनिंग। कंस्ट्रक्शन लिखी हमने, अभी सीधा प्रूफ लिखे। चलो अब यहां पे हम जो है थ्योरी क्या यूज करेंगे पहले उसको समझ लेते हैं। ध्यान दो, मेरे को यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी, आपने कंस्ट्रक्शन लिखी है लेकिन समझ में नहीं आई, मेरे को मालूम है। सुनो ध्यान से, अभी हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, क्योंकि ओरिजिनली ट्राइंगल तो अपना इतना ही था और ये एंगल बाइसेक्टर था। अभी रफ निकल रहा हूँ, वहां पे अच्छी है। हाँ, हमने कंस्ट्रक्शन के तौर पे क्या किया, हमने बोला एक काम करते हैं, यहां से ये जो साइड AC है इसको ऐसे एक्सटेंड कर देते एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड कर देते, कितना ही लंबा चलता जाएगा सीधा सेम साइड स्ट्रेट लाइन में। फिर जो इसका एंगल बाइसेक्टर है उस एंगल बाइसेक्टर को एक पैरेलल लाइन निकालेंगे लेकिन पॉइंट B से, और उसको भी एक्सटेंड करते छुटेंगे यहां तक जहां पे जाके इसको इंटरसेक्ट नहीं करता इस एक्सटेंडेड लाइन को। तब हमको कुछ ऐसी डायग्राम देखने मिली। तो ये हमने की कंस्ट्रक्शन, बराबर बात, ये हमने क्या की, कंस्ट्रक्शन की। अब ये गंदा वाला काम रफ कर देता, ओरिजिनल अपने पास है। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज बनेगी, और वो बच्चे जो पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल नहीं जानते हैं
उनको ये समझने में प्रॉब्लम होगा. सो प्लीज़ ऐसे कितने बच्चे फ्रैंकली हाथ ऊपर करके बताओ जिनको पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के एंगल के पेयर्स नहीं आते. पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स के एंगल के पेयर समझ नहीं आते. अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सारे एंगल्स जिसको समझ नहीं आते, ऐसे कितने लोग हैं? चलो, मतलब सबको समझ आते हैं क्योंकि किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया. तो मैं सीधा सिखाना शुरू करता हूँ. तो देखो बेटा, यहाँ पे जो एंगल बाइसेक्टर है उसके वजह से अपने को इतना तो समझ में आया है कि भैया ये जो दो एंगल रहेंगे, दो जो टुकड़े हो चुके हैं ना, ये दोनों से में जो मैंने डॉट सर्कल निकाल के दिखाया छोटा, तो ये एंगल जितना रहेगा चिक 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 ये उतना ही रहेगा क्योंकि ये टोटल एंगल बाइसेक्ट हो चुका है. तो ये पीस और ये पीस उसका कैसा रहेगा? सेम रहेगा. या तो नाम के हिसाब से बोल तो एंगल ACE और एंगल ECB कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. बराबर बात, क्योंकि वो बाइसेक्ट हो चुके हैं, वो बाइसेक्ट हो चुके हैं, बाइसेक्टेड एंगल्स है वो, तो वो सेम ही रहेंगे. लेकिन मैंने खुद ने कंस्ट्रक्शन ऐसे तरीके से की है कि मैं जानता हूं कि ये EC या फिर CE और ये BD कैसी लाइन से बेटा? पैरेलल. अब ये पैरेलल क्यों है? क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्ट किया तो भाई सही है, मैंने कंस्ट्रक्ट की है मतलब सही है. ऐसा हर बच्चा बोलेगा क्योंकि उन्होंने की है. इट्स पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. तो कंस्ट्रक्शन है तो उस पर पूरा भरोसा है. तो मैंने कंस्ट्रक्शन करते समय इसको पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया है तो ठीक है, तो हम उसके ऊपर पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के जो है एंगल के पेयर्स अप्लाई कर सकते हैं. तो मेरे को यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पेयर नजर आई. जेड कॉर्नर समझ आता है आपको? तो हमेशा ये एंगल और ये एंगल कैसा रहता है? शर्त है ये लाइन और ये लाइन कैसी होनी चाहिए? पैरेलल. और ये टेढ़ी लाइन हो जाती है ट्रांसवर्सल. तो ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पे ECBD को देखने मिल रहा है. तो एंगल ECB जितना होगा उतना ही मैं बोल सकता हूँ एंगल CBD भी होगा. चलो, इतना आया समझ. पहले लॉजिक पूरा यही पे समझा देता हूँ. अक्का थेरम तुम्हाला आधी मी डायग्राम मध्ये सांगून देतो, यहाँ पे नहीं, हर थेरम में. फिर बाद में प्रूफ करेंगे, लिखावट का काम तो है फिर बढ़िया तरीके से. एक बार ये क्लिक हो गया तो फिर वहाँ पे भी आपको समझ में आराम से आ जाएगा. नहीं तो एक बार ही मैं शुरू ही कर दूँ थ्योरेटिकल लिखना ना, ये स्टेप फिर वो स्टेप, ये इक्वेशन, फिर बच्चों को समझ नहीं आता क्या 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 कैसे. बराबर ना? एक बार समझ गए कि कैसे प्रूफ करना है, वहाँ तक कैसे पहुँचना है, तो फिर लिखने के बाद भी आपको तुरंत वो क्लिक हो जाता है. अब देख बेटा, ध्यान दे, ये मैंने प्रूफ किया कि चल ये तो मेरे को पता था, ये इसके बराबर है क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर ने ऑलरेडी उसको दो ही समान भाग में, दो इक्वल पार्ट्स में बांट रखा है. परफेक्ट. लेकिन मैंने बोला हमने खुद ने ही भाई कंस्ट्रक्शन की है, ये पैरेलल लाइन हमने निकाली है किसको? इसी को. तो हम पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल का लॉजिक लगा सकते हैं. फिर मैंने बोला कैसे? तो यहाँ पे देखो ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है क्योंकि EC और BD अब पैरेलल है और CB उनकी ट्रांसवर्सल है. तो ये जो Z एंगल में जो एंगल बनते हैं जिसको अपन अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, ये कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं. कैसे होते हैं? तो यहाँ पे जितना एंगल ये ECB होगा उतना ही एंगल मैंने बोला CBD भी होगा. अरे सही बात, यस और नो? नींद तो नहीं आ रही? अब और एक काम बाकी है, अभी हम पहुंचे नहीं है वहां तक, अभी और एक काम बाकी है. मैं बोला अच्छा सर, ठीक है, चलो ये तो समझ में आता है, बढ़िया, अच्छा काम किया, समझदार हो आप वैसे. लेकिन और एक इंटरेस्टिंग पेयर नजर आ रही है मेरे को. और एक इंटरेस्टिंग पेयर नजर आ रही है. आ गई तेरे को नजर? बताओ कौन सी? DCB. कैसे? किसके साथ? चलो मैं बताऊं. इसको देखो जरा, ये वाले को और ये वाले को, क्या समझे? ये दो पैरेलल लाइन है और ये CD ट्रांसवर्सल है. तो ये एंगल जो C के इस पार बन रहा है और ये एंगल जो कि D के इस पार बन रहा है, ये कौन से एंगल बने? करस्पॉन्डिंग एंगल. दो पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल वही है. मैं कब कौन से लाइन को पैरेलल और किसको ट्रांसवर्सल देख रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है. पहले मैंने ये दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल CB को माना तो मेरे को Z एंगल में ये अल्टरनेट एंगल सेम देखने मिले. फिर मैंने वही पैरेलल लाइंस लेकिन ट्रांसवर्सल CD को माना तो मेरे को ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल देखने को मिले. बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग है?
अच्छा, ये मैंने पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे दिया था कि ये सब उन्हीं को समझ में आएगा जिनको पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल आता है, और किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया। मैंने पूछा था किसको नहीं आता, हाथ ऊपर किसने किया, मतलब सबको आता है, इसलिए मैं तुरंत आगे पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। और आई होप सबको समझ में आ रहा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, इंटरनल अल्टरनेट, एक्सटर्नल अल्टरनेट, और आगे फिर बहुत सारे वर्टिकली अपोजिट भी होता है, लीनियर पेयर होती है, और बहुत कुछ है। ये सब होता है, हमने पढ़ा है पहले नहीं, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल में, लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में। हाँ यस। अब बात करते हैं आगे। तो अब मेरे को इतनी जानकारी मिल चुकी है कि इस छोटे ट्राइंगल, छोटा तो नहीं खैर, इस ट्राइंगल CBD में, इस ट्राइंगल CBD में ये एंगल और ये एंगल कैसे है बेटा, सेम है। देखो इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, और इसके बराबर ये, तो इसके बराबर ये हो जाएगा ना। इफ A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, देन A इज इक्वल टू, इसको ट्रांजिटिविटी बोलते हैं। अरे सर नो। तो अब मेरे को एक इंपॉर्टेंट बात बताओ, जो बेसिक ही है वैसे ज्योमेट्री की, कि ट्राइंगल में अगर दो एंगल सेम हो, तो ट्राइंगल में अगर दो एंगल सेम हो तो वो कौन से टाइप का एंगल बनता है? एग्जैक्टली, बोलो ना, डर क्यों रहे हो? आइसोस्केलस ट्राइंगल बनता है। तो अब बेटा ट्राइंगल में अगर दो एंगल सेम है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी कैसे होती है? इसको बोलते हैं साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलते हैं? साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। और इसका कन्वर्स भी होता है, एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर आल्सो। सीधी बात, नो बकवास, है कि नहीं? पता है ना सबको? तो अब यहाँ पे लगभग हम थ्योरम के एंड में पहुंच चुके हैं। थ्योरेटिकली हम बात करते हुए, लॉजिक लगाते हुए, बस देखो अभी आपको अगर फील हो गया तो तुरंत समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ ना बेटा, ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से सुन। अब मैं क्या करता हूँ ना, इस पूरे ट्राइंगल DAB को देखता हूँ। दिख रहा है सबको? और इस पूरे ट्राइंगल DAB में क्या ये EC पैरेलल लाइन है इस BD को? तो क्या यहाँ पे BPT लगेगी? दिस इज टू दिस इज इक्वल टू दिस इज टू दिस। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, हम BPT ला के ये तो बता देंगे, फिर एंड में बोलेंगे भैया जितना CD है उतना ही CB है, और अपने आप ये इज टू ये इज इक्वल टू ये इज टू ये जो था इसके बदले ये इसके बराबर है ना, तो ये प्रूव हो जाएगा। किस किस को चमका? आया दिमाग में? इंटरेस्टिंग है। मैंने बोला ना पहले हम डायग्राम भी समझ लेंगे, थ्योरम क्या है कैसा है, उसके बाद लिख के तो करना ही है यार। दिमाग में पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, फिर तो थ्योरम रटने की जरूरत, फिर थ्योरम फेंकेंगे, फिर थ्योरम हम सब फेंकेंगे थ्योरम। ठीक है, ऐसे बनते हैं आउट ऑफ मार्क। आया समझ में? डिसेक्ट करता है। बैठ नीचे। हाँ गौरी, असा अचानक उभं राहता, मला वाटतं काहीतरी डाऊट आहे। तुम्ही अशा अनयुजुअल ऍक्टिव्हिटी का करायला लागलेत सगळे अचानक? हाँ ये इसको तू पक्का मेरा खराब करेगा भाई। हाँ ये बाइसेक्टर है जिसके कारण से ये दो एंगल सेम हो गए। ठीक है, इस एंगल ACB को CE ने बाइसेक्ट किया, जिस कारण से एंगल ACE और एंगल ECB सेम हो गए। बस मैथ्स की भाषा में नहीं बोलता, ऊपर ऊपर बोलता हूँ। ये दो एंगल सेम, जितना है उतना है अल्टरनेट एंगल। अब मैंने बोला ठीक है सर, ये पैरेलल लाइन और इसको अगर ट्रांसवर्सल देखूं तो इस तरीके से ये सेम हो जाता है, जैसे यहाँ पे ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये, और ये इज इक्वल टू ये, तो ये इज इक्वल टू ये, सब ये हो गया। हाँ ये इज इक्वल टू ये, और ये इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये, और इसके बाजू वाला ये इज इक्वल टू ये, क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये इज इक्वल टू। तो एक ट्राइंगल में CBD में दो एंगल सेम, तो उसकी अपोजिट साइड्स भी, तो ये ट्राइंगल हुआ आइसोस्केल ट्राइंगल। फिर मैंने बोला हम इस पूरे बड़े वाले इस ट्राइंगल को देखेंगे ABD को, और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ABD को अगर मैं BD को ये CE देखूं तो कैसा है? तो यहाँ पे BPT लगेगा, दिस इज टू दिस इज इक्वल टू दिस इज टू बराबर। लेकिन मैंने बोला ये CD लिखने की जरूरत ही नहीं है,
क्योंकि सी डी जितना है उतना ही क्या है, सी बी है। सेगमेंट तो दो ट्राइंगल की सेम है ना, तो सी डी के बदले मैंने सी बी लिख दिया। देखो हो गया प्रूफ, ए ई इज टू ई बी इज इक्वल टू ए सी इज टू सी बी। इजी इजी। अब इसको लिखेंगे बढ़िया से। ओके, पहले थ्योरम हम ऐसे समझ गए, अभी थ्योरम को लिखेंगे। लिखने की भाषा में भी जरा बुक से देख लेता हूँ। मेरे को थ्योरम आता है लेकिन बुक से भाषा देख लेते हैं जरा। पहले कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे बेटा, रे सी इज पैरेलल टू रे बी डी एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल। पहले हम इसके बारे में बता रहे कि सी और बी डी, सी ई और बी डी पैरेलल है और सी बी उनकी कौन है बेटा, ट्रांसवर्सल है। वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आप इसको एडी को भी ट्रांसवर्सल मान लो पहले तो भी चलेगा। पहले इन लोगों ने ये वाला पार्ट कवर किया है, बाद में ये वाला किया है। मैंने बताते समय उल्टा बताया, पहले मैंने ये वाला पार्ट कवर किया, बाद में ये वाला। फर्क पड़ता है क्या? फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो लिखते हैं बेटा, रे अपने वाले से लिखे, इनके वाले से लिखे, अपने वाले से। चलो अपने वाले से लिखते हैं। चल, रे कौन सा बेटा, इनको गोली मारो, अपन ही लिखते हैं, छोड़ो। रे सी ई पैरेलल टू बी डी एंड ट्रांसवर्सल किसको बनाएंगे, सी बी को, है ना। एंड सी बी इज ट्रांसवर्सल। हैंड राइटिंग समझ में आ रही? अब इसके वजह से कौन से एंगल की पेयर बनेगी, ऑल्टरनेट एंगल की। तो बताओ कौन सा एंगल, देयरफॉर एंगल ई सी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, है ना। इसको 1 बोलेंगे, इसको रीजन देंगे। देखिए एक बार थ्योरम फील हो गया ना तो देखने की भी जरूरत, फिर हमको बस मैथ्स की भाषा में लिखना होता है और कोई बड़ा काम नहीं है, जो कि आपको प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से आ जाएगा। ऐसे भाषा में लिखना प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से आ जाता है। आप 10 थ्योरम लिखो, 11वां ऐसे लिखोगे आप खड़, ठीक है। इसलिए फिर आप थ्योरम फेंकना सीख जाओगे। हाँ चल बेटा, अब एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आपको ये थ्योरम देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको मैं ऐसा कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दूँ ना, आप अपने आप दिमाग लगा के बराबर उसको प्रूफ कर दोगे ले जाके। और ऐसा आपको करना है, ऐसे सवाल है प्रूफ करने के, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रूफ करने वाले सवाल तो आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वहाँ पे तो बहुत मजा आएगा। ट्रिग्नोमेट्री कब लेने बताओ, वेट करो यार, बहुत मजा आएगा। ट्रिग्नोमेट्री के लिए वेट करो। असल कुछ सीखना है ना मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री सीखो। ट्रिग्नोमेट्री की वेट करो, मजा आएगा, खतरनाक मजा आएगा। हाँ डरना नहीं है, मजा आएगा। ये अल्टरनेट एंगल बोल दिया मैंने, और कौन सा बोलूँ आगे फिर मैं इसके बाद? अब लेते हैं, अब अपन अपनी सीक्वेंस में जा रहे हैं। अपन अल्टरनेट वाला किया कवर, अभी अपन करस्पॉन्डिंग वाला करते हैं। अब मैंने बोला आप कौन सा बोलो, एंड रे सी ई पैरेलल टू बी डी ए डी। अब सी डी नहीं बोलो बेटा, यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, ए से लेकर के डी तक बोलो, ये पूरी लाइन आनी चाहिए। ये एंगल कवर करना है ना अपने को, तो ए तक लेना पड़ेगा, तो ए डी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए डी इज ट्रांसवर्सल। तो अब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर बोलो क्या, ए सी ई इज इक्वल टू एंगल सी डी बी। हाँ सी डी बी बोलो या बी डी सी बोलो, कोई फर्क पड़ता, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। और यहाँ पे भी रीजन क्या रहेगा, यहाँ पे रीजन रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। ऊपर था अल्टरनेट, यहाँ पे रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलो बढ़िया, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है राहुल, समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड, मिस्टर राहुल हैज अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। लेट्स मूव अहेड। ठीक है बढ़िया, परफेक्ट, मजा आया। अब आगे मैंने बोला कि यार ये तो हो गया, ठीक है बढ़िया, चलो एक नंबर बात। मेरे को अब क्या प्रूफ करना है, ये इज इक्वल टू ये बताना है। अब ये बताने के लिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले नहीं अभी तुरंत रिपीट नहीं लगाएंगे, हम ये बोलेंगे ना बेटा, ए सी ई सी बी, है ना। ये ऊपर में बताया क्या मैंने? हाँ तो ये बताना पड़ेगा यहाँ पे बट बोल के, बट एंगल ए, ये दोनों तो सेम है ना, तो ये दोनों सेम है तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये बताना पड़ेगा ना अभी। हाँ वो स्टेप चल रही है। हाँ तो एंगल ए सी ई
इज इक्वल टू एंगल ई सी बी। ये तो मैं बोलूँगा गिवन है, ये तो मैंने बोल दिया, इसको 3 बोल सकते हैं। अरे इक्वल बोलो, कॉन्ग्रुएंट बोलो, एक ही बात है। अब आपकी बुक में सब जगह पे कॉन्ग्रुएंसी का जो है साइन लगा के देते, कहीं कहीं पे इक्वल टू का लगा के देते, तो चलता है। ये सीबीएसई वालों को आदत है, एंगल जब भी लिखते तो इक्वल टू लगाते, कॉन्ग्रुएंसी लगाते ही नहीं है ना। सीबीएसई किताब है क्या किसी पास? तो ऐसे तो चलता है। यहाँ पे आप इसको कॉन्ग्रुएंट बोलो, इसको आप इक्वल बोलो, बोथ आर अलाउड, ठीक है। यस, मेजर्स को सेम दिखाना इक्वालिटी से दिखा सकते हैं, फिगर्स को सेम दिखाना कॉन्ग्रुएंसी से दिखा सकते हैं, है ना। जैसे अलजेब्रा में इक्वालिटी होता है, वैसे ज्योमेट्री में कॉन्ग्रुएंसी होता है। ओके, ये हुई बात इसकी कवर। अब फ्रॉम 1 to 3 सीधा बोल देंगे। उन्होंने कैसे किया है, वैसे किया है क्या? हाँ वैसे ही किया है। देयरफॉर एंगल कौन सा रे? अब ये दो अपन बोलेंगे सेम हो गई इस वजह से, क्योंकि ये दो सेम है। देख, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, और ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। अभी वो बताना है हमको, तो हम बोलेंगे एंगल सी बी डी इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी बी या बी डी सी। मैंने ऊपर बी डी सी यूज़ किया तो मैं बी डी सी लिख लेता हूँ, इसको सी बी डी भी लिख सकते हैं। ओके, इसका रीज़न देंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3। अब ये सब होने के बाद, तामझाम होने के बाद, अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे बोलो? ट्राइंगल का आइसोस्केल एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी। अब एंगल दो सेम हो गए ना इस ट्राइंगल में, वो बताना पड़ेगा ना। सो बोलेंगे इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल, बोलो बेटा नाम, सी बी डी। इन ट्राइंगल सी बी डी क्या बोलेंगे? साइड सी डी इज इक्वल टू साइड सी बी। ओके, या साइड वाइड लेटर मत यूज करो, सीधा ऐसे लिख दो तो भी चलेगा। सी डी इज इक्वल टू सी बी। इसको आप क्या बोलोगे? 4 बोल देता हूँ मैं। और इसका रीज़न क्या दोगे? आइसोस्केल ट्राइंगल प्रॉपर्टी, या तो ये बोल सकते, या तो जो डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखना पड़ेगा, साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। क्या लिखोगे? साइड्स। ओके, इतना हो गया। अब चलो साइड भी सेम हो गई, बढ़िया बात है। अब लास्ट में अपन क्या करेंगे? इस बड़े से ट्राइंगल में बीपीटी अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए मेरे को जगह चाहिए, मैं नीचे वाली डायग्राम्स को रफ कर देता हूँ, चलेगा? बीपीटी अप्लाई करके दिखाना आपको भी आता है ना वैसे तो, लेकिन टेंशन मतलब मैं सब करके दूंगा। पहला ये थ्योरम मैं पूरा लिख के दूंगा, डोंट वरी। यहाँ पे बोलते हैं इन ट्राइंगल, थोड़ा छोटा लिखता हूँ अभी। पूरा ट्राइंगल बोलो कौन सा? ए बी डी। क्या बोलूँगा? सी ई पैरेलल टू बी डी। फिर बोलेंगे देयरफॉर ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। सी बी तो बाद में करेंगे, अभी तो इस पूरे ट्राइंगल में ये पैरेलल है, तो ये ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन, है ना, बीपीटी लगेगा ना बेटा पैरेलल साइड के ऐसे। हाँ, ए सी अपॉन सी डी बराबर। इसका रीज़न दोगे? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। फिर मैंने बोला बट नहीं, सीधा रीज़न डाल देंगे, देयरफॉर ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन। अब मैं सी डी के बदले क्या लिखूं? क्योंकि मैं जानता हूँ जितना सी डी है उतना ही सी, और इसका रीज़न क्या देंगे? फ्रॉम इक्वेशन, और इक्वेशन 4 में वो क्यों है उसका हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बनाया है। तो बेसिकली हमको इतना ही प्रूफ करना था, ये साइड इसके बराबर है। बाकी इसका पूरा प्रूफ कैसे किया वो इसके ऊपर है, और वो आप अच्छे से जानते हो। यार जानते हो ना? सब समझ में आया ना पढ़ाया हुआ सब? तो ये इस तरीके से हमारा थ्योरम होता है प्रूफ। लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, सीडी का सी बी करना भूल गया मैं, सॉरी। हाँ अच्छा किया बताया, ये सी बी जितना सी डी उतना ही सी बी, और हमको ये प्रूफ करना, देखो ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? आया सबको समझ?
चलो छाप लो बेटा जल्दी से। इजी होते हैं ना थ्योरम? हाँ। स्कूल में पढ़ाते हैं आपको सब थ्योरम? अच्छा है। नहीं वो बात अलग है, समझ नहीं आता होगा, आता होगा बस। ऐसे नहीं है सबका समझ नहीं आता, कुछ कुछ टीचर्स अच्छे होते हैं यार स्कूल में, लेकिन वो थोड़ा भगाते होंगे है ना, इतना समझ नहीं, बहुत भगाते हैं। चलो ये पूरा मैं रफ कर देता हूँ। अभी हम लेंगे इसके ऊपर सवाल, इस थ्योरम के ऊपर। अभी लिख के दिखाने की जरूरत नहीं ना कैसे क्या, ये एक पीछे भी सवाल दिखाया है ना, ऐसे मतलब मैथमेटिकल लैंग्वेज बताने की जरूरत नहीं है ना, आप सॉल्व कर पाओगे ना इसको, मैं बस डायग्राम बना के देता हूँ। ठीक है, करो सॉल्व।